हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइज एंड फायर बाय एडमंड स्पेंसर। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो लाइफ पीरियड रहा है वो 1552 से 1599 था। ये एडमंड स्पेंसर जो थे ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, 16th सेंचुरी। और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के फेमस राइटर थे ये। और इनकी जो फेमस पोएम्स हैं वो है द शेफर्ड्स कैलेंडर, द फेरी क्वीन और एमोरेटी एंड एपिथैलेमियन। जो एमोरेटी है वो सोनेट्स का कलेक्शन है। और ये जो हमारी पोएम है आइस एंड फायर, ये उसी में से ली गई है। सोनेट नंबर 30 है ये। साथ ही इन्होंने शादी की अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद एलिजाबेथन बॉयले से 1594 में। और हमारी जो पोएम है आइज एंड फायर, ये दो थीम पर चलती है, रिजेक्शन और कोर्टशिप। पूरी पोएम में एलिजाबेथन बॉयले और एडवर्ड स्पेंसर के कोर्टशिप, प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया और साथ ही रिजेक्शन, यानी कि वो जो इनकार करा उन्होंने पहले, फिर बाद में शादी हो गई, ये सब। तो यही हमारी पोएम की थीम भी है। और ये जो पोएम है ये लिखी गई 1595 में। उनकी शादी हुई थी 1594 में। तो ये उसके 1 साल बाद लिखी गई, तो उन्हीं के ऊपर लिखी थी उन्होंने ये। और जो उनका सोनेट्स का कलेक्शन था एमोरेटी, वो वर्ड एमोरेटो से लिया गया है, जिसका मतलब है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूपिड इन अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट के वर्क में जो क्यूपिड है, लव है, उसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम अपनी पोएम पर चलते हैं। माई लव इज़ लाइक टू आइस। अब यहाँ पर पहली ही लाइन में इज़ लाइक है। यहाँ पर जहाँ पर भी लाइक आता है या एज आता है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। तो यहाँ पर भी सिमिली है। तो जो पोइट है वो कह रहे हैं माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। वे कह रहे हैं कि जो मेरा प्यार है, पैशन है मेरी बिलव्ड के लिए, प्रेमिका के लिए, जो मेरा पैशन है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ इसमें, पूरी तरीके से डूबता जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आग की तरह है। और दूसरी तरफ जो मेरी बिलव्ड है वो कैसी है, आइस, बिल्कुल कोल्ड और फ्रोज़न हार्ट, यानी कि कठोर। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में क्योंकि उन्हें लगातार रिजेक्शन मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? अपनी बिलव्ड से रिजेक्शन मिल रहा है क्योंकि वो उन्हें इग्नोर कर रही है, वो जो भी बोल रहे हैं वो सुन नहीं रही है और बार बार उन्हें टाल रही है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड हो गई है। और इसी वजह से उसको मनाने की वजह से जो मेरा जुनून है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फायर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आगे वे कहते हैं हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज़ नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर। वे कह रहे हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ, ऐसा कैसे हो रहा है कि जो मेरी बिलव्ड है उसका जो कोल्ड एटीट्यूड है, फ्रोजन हर्ट है, वो मेरे पैशन, मेरे लव के सामने डिजॉल्व नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बर्फ़ है वो आग के आगे नहीं पिघल रही? ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आखिर कैसे जो मेरी बिलव्ड है उसका जो कोल्ड एटीट्यूड है, फ्रोजन हर्ट है, वो इतना महान कैसे हो गया? बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीट। अब वे कह रहे हैं कि ये तो उल्टा होता जा रहा है, जो आइस है ना वो पिघलने की बजाय और हार्डर होती जा रही है। यानी जो बिलव्ड का एटीट्यूड है पोइट के लिए वो और भी ज़्यादा कोल्ड होता जा रहा है। मोर आई हर एंट्रीट, यानी मैं जितना उसको अप्रोच करने की, रिझाने की कोशिश करता हूँ वो उतनी ही मुझसे फार दूर होती जा रही है। और साथ ही उसका दिल और भी ज़्यादा मेरे लिए कठोर होता जा रहा है। एंट्रीट का मतलब अर्ज, मनाना, प्रे करना, विनती करना। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलेड बाय हर हर्ट फ्रोजन कोल्ड। इन दोनों लाइन में पैराडॉक्स, फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कि हम जो सोचते हैं, पैराडॉक्स के अंदर हम जो सोचते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच कब आता है पैराडॉक्स? जैसे हमने कोई एक्सपेक्टेशन ली कि ऐसा होगा और उसकी बजाय कुछ उल्टा हो जाए, तो उसमें पैराडॉक्स, फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि जो आइज़ है वो फायर के आगे पिघल जानी चाहिए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर विपरीत हो रहा है, पिघल नहीं रही है और भी ज़्यादा सख्त हो रही है उसकी बिलव्ड। तो ये तो पहला पैराडॉक्स। और वहीं दूसरा
कि यहाँ इतना रिजेक्ट होने के बाद जो पोइट है ना वो उन्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत में वो क्या कर रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे हैं। उनका जो जुनून है वो डिस्करेज होने की बजाय और भी ज़्यादा जो पैशन है, जो हीट है फॉर लव, वो बढ़ती जा रही है। यानी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस है ना वो आग को बुझा देती है, बट यहाँ पर और ज़्यादा बर्न कर रही है। जो हीट है वो एक्सीड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतना यहाँ पर बताया है। फिर वे कहते हैं बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनी फोल्ड। बॉइलिंग स्वेट यानी मेहनत या प्रयास करते करते मुझे और ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, यानी मैं और ज़्यादा पैशनेट होता जा रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी। और माई फ्लेम्स मीन्स लपटें, मीन्स जो कि मेरे प्रयासों की जो लपटें हैं ना वो ऑगमेंटेड यानी बढ़ती जा रही हैं, मैनीफोल्ड कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। What more miraculous thing may be told? That fire, which all things melts, should harden ice, and ice, which is congealed with senseless cold, should kindle fire by a wonderful device. अब 9th लाइन में वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है, मिरेकल है जो आग बड़ी आसानी से आइस को मेल्ट कर देती है, वो और भी ज़्यादा हार्डर होती जा रही है, कठोर हो रही है। और इससे ज़्यादा जो मिरेकल है वो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। मतलब जो आग सामान्यतः सभी चीज़ों को पिघला देती है, जला देती है, अब वो वही आग जो है वो आइस को और भी ज़्यादा हार्ड कर रही है, कठोर कर रही है। और वहीं जो बर्फ़ है जिसके अंदर कंजील्ड छुपा हुआ है, सुन्न कर देने वाला, मतलब तापमान, ऐसी बर्फ़ ऐसी होती है जिसके अंदर सुन्न कर देने वाली ठंड छिपी हुई है, वो फायर को और भी ज़्यादा जला रही है। ये जो आइस है ये कैसी वंडरफुल डिवाइस है, यानी ये कितना चमत्कारी है ये बर्फ़ कि ये आग को और भी ज़्यादा जला रही है। अब यहाँ पर जो आइस है उसको एक वंडरफुल डिवाइस कहा गया है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि किस चीज़ को वंडरफुल डिवाइस कहा गया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आइस को। अब यहाँ पर शुड आया है, क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि हम लोगों से क्या जो आइस है उससे आग जलनी चाहिए, और वहीं पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं जलनी चाहिए, बट यहाँ पर जल रही है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, मतलब ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं होता, यानी देखने में लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट बेसिकली इसका जो आंसर है उसी लाइन में दिया होता है। लैंग्वेज को हाईलाइट करके दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आगे वो जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें मैसेज दे रहे हैं, सच इज़ द पावर ऑफ लव इज़ जेंटल माइंड दैट इज़ कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। कि यह सिर्फ पावर ऑफ लव है, प्यार की पावर है जो नेचर के नियम, रूल्स को ऑल्टर, बदल सकती है। मतलब वे कह रहे हैं कि ये सिर्फ पावर ऑफ लव है जिसने जो नेचर के रूल्स हैं कि आग जो है वो बर्फ़ को पिघला सकती है, ऐसे नियमों को, नेचर के नियमों को बदल सकता है कौन, पावर ऑफ लव। अब उसने बदल दिया है क्योंकि जो बर्फ़ है वो ना तो आग से पिघल रही है और जो बर्फ़ है वो आग को और भी ज़्यादा जला रही है। तो ये नेचर के रूल्स के अगेंस्ट होगी सब चीज़ें, तो ये सिर्फ पावर ऑफ लव कर सकता है, ऐसा कौन कह रहे हैं, पोइट। कोर्स ऑफ काइंड यानी नॉर्मली जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, उल्टी हो रही है। यानी मेरी बिलव्ड के कोल्ड हार्ट एंड एटीट्यूड के बाद भी ये जो मेरी पावर ऑफ लव की, ये मेरे प्यार और पैशन जो है ना अपनी बिलव्ड के लिए, वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मैं डिस्करेज नहीं हो रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उसको मनाने के लिए। तो ये थी हमारी पोएम, जिसमें ज़्यादातर आइस और फायर का अगर आपने जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया तो आप आसानी से इसकी समरी या क्वेश्चंस में आंसर बनाकर खुद लिख कर आ सकते हैं। और जो पोएम की राइम स्कीम है वो ए बी, बी सी, सी डी और ई है। पूरी पोएम में जो स्पेंसेरियन सोनेट फॉर्मेट होता है वो फॉलो किया है, जिसके अंदर इंटरलॉक्ड 3 क्वार्टरेंस और साथ ही एक कपलेट कॉन्क्लूड होता है। तो ये थी हमारी पूरी पोएम। वैसे तो ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि ये इतनी हार्ड नहीं है।
मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।